उसको अपने करियर में ग्रोथ, ऊंचाई और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में होना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत उत्तम माना जाएगा और ओवरऑल ये हर मामले में श्रेष्ठ ही माना जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 119 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये माह कैसा जाने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव, जैसे कि अभी गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है, तो इन सभी विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस चैनल पर इनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं आप अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का, अपने पूरे वर्ष का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ऋतिक कुमार राय जी का है। इन्होंने पूछा है कि वास्तुशास्त्र पढ़ने के लिए कोई सी बुक सबसे अच्छी है और फलित ज्योतिष पढ़ने के लिए कौन सी बुक अच्छी है हिंदी में। देखिए, वास्तुशास्त्र को पढ़ने के लिए तो आप बृहद वास्तुशास्त्र ले सकते हैं, ये बुक सबसे बढ़िया रहेगी। बृहद वास्तुशास्त्र एक परचेज कर लीजिए। थोड़ा सा अगर लेवल आपका अच्छा है तो महावास्तु भी आप ले सकते हैं। और रही बात फलित ज्योतिष को पढ़ने के लिए, तो फलित ज्योतिष को पढ़ने के लिए अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं, तब तो आप ज्योतिष के ग्रंथों का अवलोकन करेंगे। तो अगर नॉर्मली तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हालांकि उसके लिए लेवल हाई होना चाहिए, बट आप फिर भी एक बीपीएचएस तो ले ही लीजिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र ये आपके पास में होनी चाहिए। बाकी सामान्यतः मुझे लगता है कि फल दीपिका आपको समझ में आ जाएगी, तो आप फल दीपिका ले सकते हैं। सारावली भी आप लेकर के पढ़ सकते हो अगर आप वैदिक ज्योतिष पढ़ना चाहते हो तो। कुछ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स की भी बुक है, जैसे अगर बिल्कुल बेसिक से जाना है आपको तो वो तिलक करके एक लेखक है, मुझे ठीक से नाम उनका याद नहीं आ रहा, तिलक करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाना चाहिए कि आओ ज्योतिष सीखें करके पहली बुक उनकी जो है वो आप अगर बिल्कुल बिगिनर स्टेज पर हैं तो आप उसको ले सकते हैं। महेंद्र नाथ केदार की फलित ज्योतिष की बुक है। ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, तो इनसे आपका जो ज्योतिष का सामान्य ज्ञान है वो भी विकसित होगा। और अगर डीपली आप पढ़ना चाहते हो तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो पूरा सार है ज्योतिष का, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। लेकिन उसको पढ़ने और समझने के लिए आपका बुद्धि का स्तर और ज्योतिषीय ज्ञान का स्तर डेवलप हो जाना चाहिए, तब आपको बीपीएचएस प्रॉपरली समझ में आएगी। और अगला प्रश्न जो है यह है दर्शेंद्र कुमार, इन्होंने लिखा है कि यदि षडबल में 3 अंक तो हो तो प्लैनेट से के क्या होता है। देखिए, आप एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो जहाँ पर एक नंबर्स दिए होते हैं ग्रहों के षडबल में, उसमें ये बताता है जो भी प्लैनेट नंबर 1 पर आपको वहाँ दिख रहा है वो षडबल में सबसे बली है, जो नंबर 2 पर दिख रहा है वो षडबल में सेकंड नंबर पर बली है, और जो नंबर 3 पर दिख रहा है वो षडबल में तीसरे नंबर पर बली है। यानी कि 7 ग्रहों में राहु केतु को षडबल में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। 7 ग्रहों में वो रैंकिंग दी हुई है, तो उन 7 ग्रहों में जिस ग्रह की आप बात कर रहे हो वो ग्रह थर्ड
नंबर पर रैंक करता है, यानी कि वो तीसरे नंबर का बली ग्रह है उस कुंडली में षडबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस ग्रह से संबंधित अब वो कितना बली है, वहां तो सिर्फ रैंकिंग दे दी ना, पता चला कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर में बनाया तो षडबल में उसका ग्राफ जो है वो बहुत छोटा आ रहा है, जो उसका पता चला 0.50 0.65 इतना उसका बल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तीसरे नंबर पर होकर के भी कोई बहुत रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो पर्याप्त मात्रा में बली है, उसका जो स्कोर है वो भी बली है रैंक के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित जो तत्व होते हैं वो आपके शरीर में उपलब्ध होंगे और उस ग्रह से संबंधित चीजें आपको अपनी लाइफ में अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगी। और अगला प्रश्न जो है यह है मधुस्मिता मोहंती जी का। इन्होंने लिखा है कि अष्टमेश क्या होता है, उड़िया में इसे क्या कहते हैं। देखिए, मुझे उड़िया नहीं आती, तो उड़िया में क्या कहते हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपकी जन्म कुंडली के 8th हाउस में जो भी राशि होती है, उस राशि का स्वामी जो ग्रह होता है उसको अष्टमेश नाम से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि आती है, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वृषभ लग्न के जातक के लिए अष्टमेश गुरु बन जाएंगे, तो वो गुरु को अष्टमेश बोल करके संबोधित किया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है। अब अष्टमेश को उड़िया में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, आप ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करा लीजिएगा। और इन्होंने लिखा है कि अगर सिंह राशि में बृहस्पति 10वें भाव में बैठ जाएं तो क्या होता है। सिंह राशि में बृहस्पति यदि 10वें स्थान में बैठे हैं तो आप वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली की चर्चा कर रहे हो। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में बृहस्पति कारक होते हैं, धन भाव और ज्ञान भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में संचरण करके धन को और सुख को और षष्ठ को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी का दशम भाव में आना महाधनी योग का निर्माण करेगा और जातक अपने कर्म के बदौलत बड़ी धन संपत्ति को एकत्रित कर लेता है। बड़ी धन संपदा उसको प्राप्त अपने पुरुषार्थ अपने पराक्रम के बल पर हो जाती है। बाकी पंचम भाव का स्वामी दशम स्थान में आकर के बैठा हुआ है, तो जातक को अपने स्किल सेट से, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के दम पर उसको अपने करियर में ग्रोथ, ऊंचाई और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में होना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत उत्तम माना जाएगा और ओवरऑल ये हर मामले में श्रेष्ठ ही माना जाएगा। बस आप पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। और अगला प्रश्न जो है ये श्रीकांत जी का है। इन्होंने लिखा है कि सपने में सांप का लपेट लेना कैसा रहता है। वैसे तो देखिए, सपने में सांप का देखना धन प्रदायक होता है, परंतु सपने में सांप का लपेट लेना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हो सकता है आप अपने जीवन में किसी दबाव को या किसी तरह के तनाव को महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप हैं, सांप ने आपको लपेटा यानी कि आपको जाम कर दिया ना, एक तरह से बांध दिया। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में तनाव या किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हो, और ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि कोई आपके जीवन में छिपा हुआ कोई खतरा है जो कि धीरे धीरे अब आपको अपनी ओर पकड़ रहा है या अपनी ओर आपको खींच रहा है। हो सकता है वो नशे के रूप में हो, किसी नशे की लत इत्यादि आपको लग रही हो, या कोई खतरा ऐसा हो सकता है जो कि छुपा हुआ और धीरे धीरे आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। वो ये इस बात की पॉसिबिलिटीज को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ये इस बात को भी शो करता है कि यदि आप किसी तरह के रिश्ते में हैं, किसी लव एंड रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप मैरिड भी हैं, मतलब ये इस बात को दिखा रहा है ओवरऑल कि आप किसी इस तरह के रिश्ते में हो सकते हैं जहां पर आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप स्वयं को उस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं और आप उस रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये 2-3 इंटरप्रिटेशन इस ड्रीम के बनते हैं, तो ये इस तरह की स्थितियों को बताता है। अच्छा, कई बार ये भी बताता है कि शरीर में आपके कोई बीमारी है या किसी तरह की कमजोरी को भी प्रदर्शित करता है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो ये है, ये सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया कि किसी तरह का खतरा आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, भोले बाबा की आराधना करिए। नित्य महामृत्युंजय मंत्र का संभव हो तो 1 माला, नहीं तो 21 बार, 51 बार, जितना आपका समय हो उतनी बार इस मंत्र का जाप करिए। तो इस परेशानी से आप कुछ हद तक बच जाएंगे और इस स्वप्न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि इस स्वप्न का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और एक और प्रश्न है, यह देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, पुरुष के गुप्तांग पर तिल निशान किस फल को प्रदर्शित करता है, और दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली के मध्य में तिल का निशान का नया 20 दिनों के अंदर बनाना क्या दर्शा रहा है। देखिए, पुरुष के गुप्तांग पर तिल का निशान अत्यधिक कामोत्तेजना को प्रदर्शित करता है, और दूसरा जो आपने लिखा है कि दाहिने हाथ में कनिष्ठिका उंगली में मध्य में तिल का निशान है जो कि नया 20 दिनों के अंदर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2-3 चीज़ों को प्रदर्शित करता है। हो सकता है किसी तरह की नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली हो, नौकरी या व्यापार में यदि आप हो तो उसकी ग्रोथ को प्रदर्शित करता है, तो ये तो ठीक माना जाएगा। परंतु इस फिंगर में तिल का होना, वो भी नया नया आ जाना, जातक के पास में सुख सुविधाओं की चीज़ें तो होती हैं परंतु वो उसका भोग नहीं कर पाता, ये इस बात को प्रदर्शित करता है।
तो ये थोड़ा-सा देखने वाला बात होगी, परंतु लेकिन हाँ, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नई ज़िम्मेदारियाँ या नए मौके मिलते हुए आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। ये स्वप्न का, ये इस तिल का इंटरप्रिटेशन है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 119 में सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाबों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।